ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल हिट दैट बेल आइकन बटन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल यू नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग सीएसएस। ठीक है, तो सीएसएस शुरू करने से पहले आपको जितना भी मतलब एचटीएमएल जानने की ज़रूरत है वो सब पढ़ रहे होंगे, या फिर जितनी एचटीएमएल आपको आनी चाहिए। ठीक है, डे टू डे लाइफ में वो हम सारा कवर अप कर रहे होंगे आज। ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू हिट दैट बेल आइकन बटन। साथ में आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप एक कम्युनिटी के साथ बिल्ड कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा गोल क्या है, एक अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर क्या है, की टैग्स समझेंगे जो मेन टैग्स हैं। ठीक है, जो मतलब डेली आपके यूज़ में आ रहे होंगे। एंड हाउ एलिमेंट्स बिहेव सो सीएसएस मेक सेंस लेटर। ठीक है, तो एलिमेंट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं ताकि आपके सीएसएस अच्छे तरीके से मतलब भी बनाए, सेंस बनाए। ठीक है, बाद में व्हाट इज एचटीएमएल, व्हाई इट इज़ यूज। ठीक है, तो एचटीएमएल इज स्केलेटन ऑफ अ वेब पेज। तो जो हमारा वेब पेज होता है उसका जो स्केलेटन होता है हमारा वेब पेज, जैसे आप एक ह्यूमन स्ट्रक्चर समझते हैं। एंड उसमें जो स्केलेटन होता है मेन पार्ट, जिस पर अभी मतलब जिसके पास ना तो भी दिमाग है, जैसे आप समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ब्रेन को मतलब आप जावास्क्रिप्ट समझ सकते हैं। एंड जो हमारा पूरी बॉडी है, ठीक है, एंड हमारे क्लोथ्स, इन्हें आप एज ए सी एस एस समझ सकते हैं। ठीक है, एंड बिना एस मतलब सी एस एस जावास्क्रिप्ट के हमारा जो ये पूरी बॉडी वो एज ए स्केलेटन जैसे होती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारी जो एचटीएमएल है उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको एचटीएमएल आनी चाहिए, देन आप उस पर सीएसएस का यूज़ करते हैं एंड उसे मतलब अच्छे एक स्टाइलिंग देते हैं। एंड देन जावास्क्रिप्ट उसे एक ब्रेन मतलब कि उसको सोचने की क्षमता, किस तरीके से क्या सोचना है। ठीक है, इट डिफाइंस स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड सेमेंटिक्स। तो आपके वेब पेज का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, इसका क्या कंटेंट रहेगा एंड क्या सेमेंटिक्स रहेंगे, वो सारे हमारा एचटीएमएल डिफाइन करता है। नॉट यूज फॉर स्टाइलिंग, दैट्स सीएसएस। तो हम सीएसएस का यूज़ कर रहे होते हैं स्टाइलिंग के लिए, वो आप आगे जाके मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी आप एचटीएमएल बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कर लेना है, आपको वीएस को डाउनलोड कर लेना है। एंड अगर आपको नहीं पता किस तरीके से, तो आप डायरेक्टली एक वीडियो देखते हैं, 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे एंड देन आप यहाँ पे आके इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर आपने मतलब वी एस कोड ऑटोमेटिकली पहले से डाउनलोड कर रखा है एंड आपने इसे सेटअप कर रखा है, तो आपको यहाँ पे कोई एक फ़ोल्डर खोल लेना है। मैंने HTML एक फ़ोल्डर ओपन कर रखा है, इसके अंदर हम अपनी HTML लिख रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिक सा मुझे पहले हमें क्या करना है, जब भी अपने HTML फाइल बना रहे होते हैं, जैसे आपने नोटपैड का यूज़ किया होगा तो हम .txt फाइल बनाते हैं, उसी तरीके से जितनी भी हमारी HTML फाइल्स होती हैं उन्हें हम .html एक्सटेंशन के साथ क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले आप नाम कुछ भी दे दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट भी दे सकता हूँ, लेकिन बाय कन्वेंशन हमारी जो मतलब फर्स्ट एचटीएमएल फाइल होती है जिसमें हम मेनली अपना एचटीएमएल कोड लिखे होते हैं, उसे हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल देते हैं। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अभी हम एचटीएमएल, ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इस तरीके से आपके पास एक एचटीएमएल फाइल होगी। अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, इसका यहाँ पे एक देख सकते हैं। ठीक है, आइकन जो हमारी एचटीएमएल होती है। एंड यहाँ पे हमें एक बॉयलरप्लेट कोड स्टार्ट में लिखना होता है। आप चाहो तो मतलब अगर बेसिक सा से यहाँ पे आपको गो लाइव एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से जाके एक्सटेंशन में, एंड अगर आप गो लाइव सर्च करोगे तो आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये वाला मतलब यहाँ पे लाइव सर्वर ये वाला। ठीक है, लाइव सर्वर, एंड इसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड फिर आपको यहाँ से ये चले जाना है गो लाइव। ठीक है, लाइव सर्वर आपको इंस्टॉल कर लेना है। देन एंड ये फाइल जब आप यहाँ पे आ जाएगी तो इसमें हमें बॉयलरप्लेट कोड एक होता है, मतलब एक स्टार्टर कोड जिसका आपको कंटिन्यू करना होता है, मतलब एक स्टार्टर कोड जो आपकी हर एक एचटीएमएल फाइल में होगा। ठीक है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का एक अलग स्टार्टर कोड होता है, जावास्क्रिप्ट का नहीं, जावा लैंग्वेज का। ठीक है, इसी तरीके से सी प्लस प्लस का अलग होता है, सी का अलग होता है। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी जो हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, बाय द वे मार्कअप एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये हमारी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसमें एक स्टार्टर कोड होता है जिसका आपको हमेशा कंटिन्यू करना होता है। एंड VS कोड में आपको बेस्ट चीज़ क्या मिल जाती है कि अगर आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, अगर आप सिप पे यहाँ पे क्लिक करोगे एंड इस पे इस तरीके से करोगे एंड इंटर हिट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका जो बॉयलरप्लेट कोड होता है वो आ जाता है। ठीक है, जो हमारा स्टार्टर कोड होता है। अब पहले मतलब हम आगे कंटिन्यू करें, हम इस पूरे कोड को समझ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या मतलब है। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट लाइन है इसका मतलब है डॉक टाइप जो हमारी है। ठीक है, इस तरीके से जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा एचटीएमएल जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अभी जो एचटीएमएल हम यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सा वर्जन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं, मतलब पहले हमारे पास ये आता है ये इस तरीके से। ठीक है, फिर हमारा जो डॉक टाइप आ रहा होता है एंड फिर एचटीएमएल, तो ये बताता है कि हम एचटीएमएल फाइव फाइव अभी यूज़ कर रहे हैं। एंड HTML4 में से अलग तरीके से लिखा जाता था। ठीक है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, बट वो उतना नेसेसरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए ये क्या करता है, ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उतने के बाद हमारे पास एक HTML, इसे आप रूट, ये भी कह सकते हैं हमारे HTML का रूट टैग। ठीक है, जिसके अंदर हमारी पूरी HTML का कोड आ रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर जो ये लैंग है ये हमारे लिए एट्रीब्यूट होता है, ये तो एक टैग है। ठीक है,
एंड एक इसका एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या काम करते हैं हमारे लिए? एट्रीब्यूट हमारे एलिमेंट के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब ये करते हैं प्रोवाइड, ठीक है। एंड अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो बेसिक सैम, ठीक है, उतना ही नहीं, अभी हो सकता है आपको समझ आ रहा है, आगे आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। एंड हेड, एंड हेड टैग के अंदर हमारी सारी मतलब पेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमारी पेज पे तो सोनी होती है, मतलब जो हमारा पेज होता है उस पर नहीं दिखाई देती, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है सारी यहाँ पे आती है। यहीं पे आप अपनी CSS को लिंक कर रहे होते हैं, जो आपकी CSS फाइल होती है उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट को आपको हेड में कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड पेज के बारे में अगर आपको SEO थोड़ा सा लिखना होता है, मतलब आपके पेज को अगर SEO ऑप्टिमाइज अगर आपको बनाना है तो उसके लिए भी आप इसमें इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इतना बेसिक्स है। एंड यहाँ पे इस सेट के अंदर हमारे पास 3 टैग है, ठीक है। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पे हम जो हमारा कैर सेट है वो UTF-8 है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे अभी, ठीक है। और ये बेसिक्स आपके पास आ जाता है तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप इसे लिखो ना लिखो उतना अर्जेंट अभी के लिए है नहीं, बट इतना आप समझ लो, ठीक है। एंड ये हमारे लिए मतलब हमारे लिए इसमें हो जाता है जो हमारी रिस्पॉन्सिव स्क्रीन होती है, मतलब मोबाइल में भी हमारी वेबसाइट अच्छे से दिखाई दे एंड इसमें भी अच्छे से दिखाई दे जो हमारा PC है, ठीक है। तो उसके लिए हम इस लाइन को यूज़ करते हैं मेटा में, जिसमें नेम बी पोर्ट है एंड कंटेंट विड्थ हमारी डिवाइस विड्थ की इक्वल होगी एंड इनिशियल स्केल 1.0, ठीक है। एंड इसी तरीके से हमारा टाइटल, ये हमारा पेज का टाइटल होता है जो आपको टॉप पे दिखाई देता है, बॉडी के अंदर आ जाता है। एंड इसे अगर एक बार आप गो लाइव करेंगे तो जो टाइटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखा दे रहा है, या आपको अगर यहाँ से इसे इस तरीके से लिखें तो आपको यहाँ पे टाइटल दिखा देगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, तो हमारा टाइटल इस तरीके से हमारे लिए आ रहा होता है। तो इसे इस तरीके से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं एक बार दोबारा से आऊँ एंड इस टाइटल को अगर हम चेंज कर दें HTML, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया। तो ये जो आपका पेज का टाइटल होता है उसको आप यहाँ पे लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड कोड जिसको हमने समझ लिया है, ठीक है। ये बेसिक सा होता है इस तरीके से। आप डॉक टाइप HTML के अंदर डायरेक्टली आप हेड के अंदर मतलब टाइटल लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको मेटा अरे लिखना ज़रूरी है, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पेज के लिए मतलब प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो एक बेनिफिशियल चीज़ है, ठीक है। एंड जो बॉडी है, जितना भी मतलब आपका कंटेंट आपकी वेबसाइट पे दिखाई देगा वो सारा बॉडी टैग के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड टेक्स्ट कंटेंट एलिमेंट, तो जितने टेक्स्ट रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं उस पर पहले बात कर लेते हैं। अगर आपको अपने पेज में मतलब हेडिंग दिखाना है तो हमारे लिए H1 से लेकर H6 तक हमारे पास हेडिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, उसके बाद H2 और छोटी, ठीक है, H3 उससे भी छोटी हेडिंग, ठीक है, इस तरीके से आते हैं। H6 तक आपके पास हेडिंग्स होती हैं, मतलब तो 6 टाइप के हेडिंग्स आप अपने पेज में शो करवा सकते हैं। एंड हेडिंग्स को तभी यूज़ करना जब मतलब आप अपने पेज में कुछ टाइटल्स नहीं डाल रहे हो, किसी भी इसको अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसको आप CSS में कर सकते हैं, या फिर आपके पास HTML में और टैग्स हैं, लेकिन आपको कभी भी हेडिंग का यूज़ मतलब रैंडम चीज़ों के लिए नहीं करना है जहाँ पे आप अपने कंटेंट को बोल्ड करना चाहते हो, ठीक है। तो बोल्ड करने के लिए इसे यूज़ नहीं करना है। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का साइज बिगड़ करना है मतलब और बड़ा बनाना है तो आप CSS से कर सकते हैं, एंड उससे अगर बोल्ड करना है तो भी आप CSS से कर सकते हैं, एंड HTML में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको कभी भी H1 से H6 हेडिंग का यूज़ नहीं करना है अगर आपके पेज में कोई हेडिंग या टाइटल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। H1 को एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे H1 में हमने लिख दिया HTML, तो जो हमारे हेडिंग्स होते हैं पेज में उसके लिए हम इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। एंड अगर यहाँ पे देखें तो इस तरीके से हमारे H1 दिखाई देते हैं। एंड इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे H2 H3 लिखूँ तो Ctrl+C Ctrl+V, एंड यहाँ पे इसे अगर देखें Ctrl+D, हमारा H2 यहाँ पे आ जाएगा एंड D एंड 4 एट Ctrl+T H5 H6 HTML हेडिंग, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी जो हेडिंग है वो मतलब हमारे लिए इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट से लिस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग की तरह जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एंड इतना बेसिक हमारा हेडिंग है, ठीक है। तो जब भी आप अपने पेज डिजाइन कर रहे हो तो आप इस तरीके से हेडिंग की जगह में इसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कुछ हेडिंग अपने पेज में लिखनी है आप H1 H2 H3 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा था। एंड बाद में आप चाहो तो इनकी मतलब जो है इनका टेक्स्ट साइज बड़ा कर सकते हो। अभी इनमें जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है HTML जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से सेट हो रखे होते हैं कि कितनी मतलब H1 के लिए हाइट रहेगी, क्या इसके लिए विड्थ रहेगी, एंड हाइट वेट नहीं बाय द वे, इसका टेक्स्ट साइज़ क्या रहेगा, एंड ये आप बाद में जाके CSS में चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम अपने हेडिंग लिख रहे होते हैं। देन हमारे पास आते हैं पैराग्राफ। तो अगर आपको अपने पेज में कुछ भी पैराग्राफ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H1 में मैं लिखूँ
HTML, ठीक है। तो हमने HTML हमारा पेज का टाइटल है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ के अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट, ठीक है। तो बाय द मैं मतलब इस तरीके से लॉरम अगर आप लिखोगे तो आपको ऑटो रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, एंड लॉरम 15 तो हमारे पास 15 वर्ड्स आ जाएंगे, इस तरीके से कैरेक्टर्स आई डोंट नो वर्ड्स आएंगे मे बी। एंड फिर यहाँ पे क्या होता है कि मतलब इस तरीके से अल्टरनेट पैराग्राफ हमारे पैराग्राफ प्लेस होगा, ठीक है। तो लॉरम को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना है, एंड इस तरीके से आपका लॉरम इप्सम आ जाएगा, ठीक है। इसे अगर देखें कंट्रोल सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाए तो आप देखेंगे हमारे लिए बाई डिफॉल्ट जो चेंजेस हो रहे हैं, मैंने अभी जूम कर लिया है, ठीक है। तो अच्छा हमारे अगर आप देखोगे मतलब इस तरीके से बाई डिफॉल्ट पैराग्राफ हमारे आ रहे होते हैं। अभी मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, तो इस तरीके से हमारा कंटेंट आ रहा है, एंड जो हमारी साइट इस तरीके से मतलब ये अडेप्ट हो रही है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से हम जूम कर रहे हैं ये हमारे लिए होता है, मतलब हम मेटा का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। तो ये बेसिक सा, ठीक है, पैराग्राफ टैग ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम पी आर टैग का यूज़ कर रहे होते हैं ताकि लाइन ब्रेक्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए इनमें कुछ मतलब गैप चाहिए H1 एंड पैराग्राफ के बीच में, अगर आपको चाहिए कुछ गैप, या फिर आपको यहाँ पे चाहिए कि इनके बीच में एक लाइन आ जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बी आर ऐड कर दें एंड अब हम अगर इसे देखें तो आप देखेंगे ये दूसरी लाइन में यहाँ पे आ गई ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ से इस लाइन में, तो इनके बीच में अगर आपको लाइन गैप चाहिए, लाइन ब्रेक चाहिए, तो उसके लिए आप बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। एंड ये फॉर्मेट हमारे टैग का होता है, यहाँ पे VS कोड ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर देगा। एंड मोस्टली मतलब हमारे इसमें क्या होता है, जितने भी टैग्स होते हैं उनके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होते हैं, ठीक है, मेनली हमारे पास, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनके पास मतलब क्लोजिंग टैग नहीं होता है, उन्हें हम सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कहते हैं, या फिर जिनके पास मतलब क्लोजिंग टैग नहीं होता है उन्हें हम सेल्फ क्लोजिंग भी कह सकते हैं, क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग क्या है, यहाँ पे आप देखें तो इस तरीके से आपका आ रहा है ये ग्रेटर देन साइन पहले, फिर यहाँ पे आपके टैग का नेम आएगा, फिर लेस देन, ठीक है, फिर आपका कंटेंट आ रहा होगा, एंड फिर आपका क्लोजिंग टैग। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग के मतलब जो बीच का ये होता है ये, ठीक है, क्या है यहाँ पे इसमें हमारा कंटेंट आ रहा होता है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, हर एक एलिमेंट मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है इस में, एंड जो क्लोजिंग नहीं होते उन्हें हम सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। एंड ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारी इमेज है, अगर आप इमेज में देखोगे मतलब हम आगे यूज़ करेंगे लेकिन आपको बताना है, ठीक है, बता रहा हूँ सिर्फ। ये जो इमेज इमेज टैग है इसका मतलब क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग आप कह सकते हैं। एंड जितने हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं उन्हें आप या तो डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, आप यहाँ पे मतलब उनके एंड में इस तरीके से लगा सकते हैं, एंड उन्हें क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइन गैप आ रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे आ जाएँ तो HR हमारे लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन देगा, ठीक है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो मतलब अगर आपको किसी भी टेक्स्ट के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए उन्हें अगर अलग करना है, ठीक है, थोड़ा अच्छे वे में, तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे हमारे लिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसका यूज़ मतलब HR का यूज़ कर सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो हेडिंग को हमने दिख लिया, पैराग्राफ दिख लिया, लाइन ब्रेक के लिए हम BR टैग का यूज़ कर रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम HR का यूज़ कर रहे होंगे। अब अगर आगे देखें तो ग्रुपिंग कंटेंट हमारे पास क्या होता है, डिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे मतलब कुछ भी एक ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक डिव है, एंड ठीक है, जब भी हम कंटेंट को ग्रुप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हियर एक हमारे पास जो हमारा डिव होता है एक मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक क्या होता है हम आगे देख रहे होंगे, बट अभी के लिए आप मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ठीक है। इसे मेनली इसमें यूज आता है एज अ कंटेनर, हम इसे मेनली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने इसे अभी यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस हमारा कंटेनर है, ठीक है। अब इसके अंदर एक दूसरा टिप आ रहा होगा जिसमें हम लिख रहे होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब हमारे H1 होगी इंडिया, एंड ठीक है, इस तरीके से हमारे लिए एक हेडिंग है। अब हम इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो लॉरेन 100, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंडिया के बारे में लिख दिया। अब जो अगर हमें किसी दूसरी कंट्री के बारे में लिखना है, कंट्री के बारे में, तो हम यहाँ पे इस तरीके से डिव रखेंगे, एंड यहाँ पे हम H1 में लिखेंगे, ठीक है। किसी भी कंट्री का आप नेम ले सकते हैं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे हम कुछ भी रैंडम सा लिख देते हैं, ठीक है। एंड या तो फिर यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से कुछ, या तो फिर जो भी आपके दिमाग में है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे इसके बारे में कुछ कंटेंट हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लिए मतलब एक कंटेंट आ जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट कंटेनर है जिसमें हमने इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, ये सेकंड कंटेनर है इसमें हमने अफ्रीका के बारे में लिखा हुआ है, एंड जो हमारा मेन कंटेनर है उसके अंदर हमारे दोनों ही कंटेनर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डिप, ये जो डिप है ये वाला हमारा इस इंडिया के लिए कंटेनर बन गया, ये डिप हमारा अफ्रीका के लिए कंटेनर बन गया,
ये हमारा मेन डिव है, ठीक है, जिसके अंदर सारा हमारा कंटेंट आ रहा है। तो इस तरीके से हम डिव को मतलब एज ए ब्लॉक कंटेनर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एच आर दे सकते हैं इनके बीच में, अच्छे से यहाँ पे आ जाए। एंड अगर आप अब देखोगे इस पेज को, तो इस तरीके से हमारे लिए आ रहा है, ठीक है। तो इसे रीसेट करें तो इस तरीके से, एंड ये इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। तो बेसिक सा इस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं डिव को। एंड अब हम कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स हमेशा हमारा मतलब जो स्टार्टिंग टैग होता है उसमें आ रहा होता है, ठीक है। जैसे H1 का ये स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। तो क्लोजिंग टैग में हम कभी भी एट्रीब्यूट नहीं लिख रहे होते हैं। एंड एट्रीब्यूट क्या है, अगर यहाँ पे है तो इस तरीके से हम HTML में कमेंट करते हैं। कमेंट वो कोड होता है जिसे मतलब आपके वेब पेज में शो नहीं किया जाता है, जिसे हमारा कोड मतलब ये ब्राउज़र इग्नोर करता है, ठीक है। तो इसे आप अपने कोड में लिख रहे होते हैं ताकि आप इससे मतलब यूज़ कर सकते हैं अपने पे कोड में। नोट कुछ भी अगर आपको नोट करना है, ठीक है, उसके लिए आप अपने पेज में से यूज़ कर सकते हैं। या फिर कुछ भी अगर आपको कमेंट करना है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जिसे आप अपने कोड में मतलब अपनी वेबसाइट में दिखाना नहीं चाहते, तो उसे आप कोड कर सकते हैं। मतलब कोड नहीं, कमेंट कर सकते हैं उस कोड को, ठीक है। एंड फिर जब आप उसे दिखाना चाहो, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद, तो आप उसे अनकमेंट कर सकते हैं। एंड कमेंट किस तरीके से करते हैं, आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल दबाना है, एंड जो स्लैश का ऑप्शन होता है शिफ्ट के इधर में, ठीक है, मतलब कंट्रोल जेड इंटर जो स्लैश का होता है बैक स्लैश, ठीक है, या कुछ इसी तरीके से कंट्रोल स्लैश अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास कमेंट आ जाएगा। एंड इसके बीच में आप जो भी कुछ लिखोगे वो मतलब ब्राउजर इग्नोर करता है, वो आपके ब्राउजर में शो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कमेंट कर रहे हैं। एंड कमेंट के बीच में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें, इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन विद टैग्स और एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। एंड जो हमारे ओपनिंग टैग होता है उसमें हमेशा ऐड होता है। तो हमारे पास मल्टीपल टैग्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जिन्हें हम डेली में यूज़ करते हैं। एंड वो है, एक तो हमारे पास क्लास टैग होता है, ठीक है। एंड क्लास टैग हमारे लिए मतलब मल्टीपल इसके लिए जितने भी टैग्स हैं उनके लिए सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कंट्री कंटेनर, ठीक है। एंड इनको हमेशा मीनिंगफुल रखना है, जो आपके क्लास नेम होगा, एंड इन्हें मतलब मीनिंगफुल रखना है। अभी मैं दूसरे टैग के बारे में बता रहा हूँ। एंड टैग इस तरीके से मैंने आता है, जैसे यहाँ पे आप टैग का नेम देखोगे, फिर इक्वल टू साइन आता है, एंड फिर उसके लिए वैल्यू आ रही होती है इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा ये मतलब कोड के अंदर हमारे लिए वैल्यू आ रही होती है हमारे इसके एट्रीब्यूट की, ठीक है। तो बेसिक से हमारे लिए इस तरीके से हम टैग लिख लेंगे। एंड इसे थोड़ा सा अगर दूर कर ले या फिर जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लास मतलब हमारे एट्रीब्यूट के नेम, एंड फिर उसके लिए वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे उसकी, ठीक है। एंड इस वैल्यू को हम यूज़ कर रहे होते हैं CSS में, मतलब इस क्लास जो हमने यहाँ पे अपने वैल्यू दी है उसे हम CSS में यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम इसे स्टाइलिंग दे सकें, अच्छे से स्टाइल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंट्री कंटेनर आ गया। इसी को सेम हम यहाँ पे क्लास में कंट्री कंटेनर दे सकते हैं, ठीक है। तो क्लास आपकी सेम हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एक क्लास में मल्टीपल बच्चे बैठते हैं, ठीक है। एंड उसमें 10 से 20 बच्चे हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारी क्लास है वो सेम हो सकती है मल्टीपल एलिमेंट के साथ, तो आपको इस तरीके से रखना है। एंड फिर अगर आपको चाहिए कि इन दोनों पे मतलब सेम स्टाइलिंग आपको चाहिए, तो इसे मतलब आप सेम क्लास दे सकते हैं, ठीक है, दोनों को। एंड फिर आप जाके CSS में कंट्री कंटेनर का यूज़ करके इसे स्टाइलिंग दे रहे होंगे, वो CSS में आप देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ हम क्लास देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये कंट्री कंटेनर, ठीक है, एंड या कंट्री या फिर कंट्री हम इसे कहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एक कंटेनर है इसको आप क्लास दे सकते हैं कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर हमारा सारा कंटेंट आ रहा है, तो इसका आप क्लास दे सकते हैं कंटेनर। तो इस तरीके से मतलब अपना पेज हमें ये करना होता है, स्ट्रक्चर करना होता है स्टाइल में, बेसिक सा। इससे फिर हमें स्टाइलिंग में आगे हेल्प मिलती है। एंड यही बेसिक वे में होता है मतलब HTML को लिखने का, ठीक है। जो हमारा डिव होता है उसे हम एज ए कंटेनर हमेशा मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड यहाँ पे हमने देखा क्लास एट्रीब्यूट का जिस तरीके से होता है, एंड एट्रीब्यूट हमारे इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आईडी की। हमारे पास एक दूसरा मतलब ये होता है एट्रीब्यूट जो है आईडी। एंड आईडी को आपको कभी भी सेम नहीं देना है, इसे यूनिक रखना है हमेशा, ठीक है। एंड एक एलिमेंट के पास जो आईडी मतलब आपने दे दिया उसे आप किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको अगर मैंने आईडी दे दी है मेन कंटेनर, तो इसको आप आईडी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरीके से मेन कंटेनर आईडी नहीं दे सकते।
मतलब वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बैड प्रैक्टिस, आपको ये कभी नहीं करना है, ठीक है। सेम इसे कभी आईडी नहीं देनी, आप इसे जाके सब कंटेनर दे सकते हैं, कंटेनर इस तरीके से आप इसे दे सकते हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके से उसे मेन कंटेनर नहीं देना है, ठीक है। ये मेन चीज़ें आपको नहीं करनी है। यहाँ पे क्लास इस तरीके से, क्लास सेम हो सकती है लेकिन हमारी आईडी कभी भी सेम नहीं होगी, ठीक है। आईडी हमेशा हर एक एलिमेंट के लिए अलग होगी, यूनिक होगी, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। एंड ये हमारे लिए स्टाइलिंग में बाद में यूज में आ रहे होंगे, इसको हमने बता दिया। एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने बता दिया, हमारे पेज में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कंटेंट एट्रीब्यूट है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है एंड नेम की वैल्यू है, ठीक है। तो क्लास एंड आईटी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप पे डिपेंड करता है, बस उसे एज ये रखना है मीनिंगफुल एज पॉसिबल, ठीक है। वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब जैसे एक कंटेनर है हमारा, तो इसका जो क्लास होगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि हाँ पता चल रहा हो। जैसे हम इसे दे सकते हैं यहाँ पे, अगर इसे क्लास में, तो हम इसे दे सकते हैं कंट्री इंडिया, ठीक है। ताकि अब अगर आप सी एस एस में से स्टाइलिंग कर रहे हो तो आपको पता है हम कंट्री इंडिया को यहाँ पे ये कर रहे थे, या फिर आप इसे हेडिंग कंट्री इंडिया इससे और इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी क्लास दे सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मेट आपको होना चाहिए। एंड ठीक है, एंड आपको अगर आप इस तरीके से स्पेसिंग इसमें दे रहे हो, हेडिंग एंड कंट्री में अगर आप इस तरीके से पूरी स्पेसिंग दे रहे हो, तो हेडिंग एंड कंट्री इंडिया दो इसमें क्लासेस हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक नहीं है, ठीक है। हेडिंग हमारी अलग क्लास हो जाएगी, कंट्री इंडिया हमारे अलग क्लास हो जाएगी, ठीक है। इसी सेम एलिमेंट के लिए दो क्लासेस आपने यहाँ पे दे दी। तो अगर आपको चाहिए कि हेडिंग कंट्री इंडिया एक सिंगल मतलब क्लास है, तो आपको इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो इस बारे में बात कर लिए, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे। एंड स्पैन होता है हमारे इनलाइन कंटेनर, इनलाइन कंटेनर। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास एचटीएमएल में बहुत से मल्टीपल मतलब एलिमेंट्स हैं, जिनमें से कुछ हैं इनलाइन एलिमेंट्स एंड कुछ हमारे लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, तो कुछ इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, कुछ ब्लॉक लेवल। तो इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं जो हमारे लिए सिर्फ मतलब इतनी विड्थ लेते हैं। इसके लिए अगर यहाँ पे देखें, टेक्स एज मच, टेक विड्थ एज मच एज नीडेड, ठीक है। तो ये सिर्फ इतनी विड्थ लेंगे जितनी इन्हें चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनलाइन एलिमेंट को समझ सकते हैं, ये मतलब, ठीक है, इसी तरीके से। एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं जो हमारे पेज में पूरी विड्थ ले रहे होते हैं, नो मैटर कि मतलब उसमें एक टेक्स्ट है या दो टेक्स्ट हैं, कितना मतलब कितने वर्ड्स हैं, ये मैटर नहीं करता, वो पूरी विड्थ ले रहा होगा हमारी स्क्रीन में, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट्स, नोटिफिकेशन बिटवीन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, आप यहाँ पे अगर आओगे तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। Every HTML element has a default display value, ठीक है, depending on what type of element it is. The two most common display values are block and inline. अभी डिस्प्ले वैल्यूज क्या होते हैं, इनको आपको भी इग्नोर करना है, लेकिन हमारे पास ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, ये आप समझते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैराग्राफ एंड div, ठीक है। तो पैराग्राफ डिफाइंस, तो यहाँ पे इस बारे में बता रखा है, ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड द ब्राउजर ऑटोमेटिकली एट सम स्पेस मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट। मतलब जो हमारा ये एलिमेंट होता है इसके लिए कुछ मार्जिन ऐड होती है, कुछ स्पेसिंग आप समझ सकते हैं उसके अराउंड में ऐड होती है, ठीक है। जितने भी हमारे ये मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, इसमें हमारे कॉमनली पैराग्राफ एंड डिव आते हैं। तो जो दो एलिमेंट हमने अभी यूज़ किए हैं, मतलब यहाँ पे डिव, पैराग्राफ, H1, ये तीनों हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं उनको हम अब देख रहे होंगे। एंड हियर आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML। तो ये हम सारे जितने हमारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। इनलाइन क्या है, एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, एंड इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। तो जितनी भी विड्थ नेसेसरी है उतनी विड्थ लेंगे। दिस इज अ स्पेन एलिमेंट इन साइड अ पैराग्राफ। तो अगर आप एक पैराग्राफ के अंदर इस तरीके से स्पेन एलिमेंट लिखते हो, ठीक है, तो इतना मतलब, ठीक है, ये हमारा स्पेन एलिमेंट है। एंड इतनी विड्थ लेगा जितना पॉसिबल है, लेकिन जो हमारे लिए अगर मतलब इस तरीके से देखा जाए, तो हमारा जो स्पेन है अगर हम देखें, एक बार यहाँ पे आ जाते हैं एंड मैं एक स्पेन लिखता हूँ, ठीक है। ये जो टिप है इसके अंदर मैं एक स्पेन एलिमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। स्पेन में मैंने लिखा है हेलो, एंड इसी तरीके से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे आप देखो जो दो हेलो हमने अभी लिखे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाए, तो हमने जो दो हेलो लिखे हैं आप देखेंगे एक के बाद एक आया है, ठीक है। मतलब इसने इतनी विड्थ ली है जितनी ज़रूरी थी, ठीक है, जितनी उसे चाहिए थी उतनी विड्थ ली है, ठीक है। एंड सेकेंड, अगर हम यहाँ पे लिखें पैराग्राफ के अंदर हेलो, एंड इसी तरीके से दूसरा पैराग्राफ जिसके अंदर हम हेलो लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे जो पैराग्राफ आए हैं दोनों,
इन दोनों ने अलग अलग लाइन में आया है, तो इन्होंने पूरी विड्थ ली है स्क्रीन में, ठीक है। तो इसने पूरी विड्थ ली है स्क्रीन में जितनी स्क्रीन की टोटल विड्थ थी, एंड साथ में जो दूसरा पैराग्राफ है इसने भी पूरी विड्थ ली है स्क्रीन में जितनी टोटल विड्थ थी। लेकिन जो ये दो स्पैन एलिमेंट्स हैं इन्होंने उतनी विड्थ ली जितनी मतलब नीड उन्हें ज़रूरत थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेसिक, क्या ब्लॉक है क्या इनलाइन है। बाद में आपको ये और अच्छे से हेल्प कर रहे होंगे जब आप CSS देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आ जाते हैं एंड HTML एसेंशियल बिफोर लर्निंग CSS। अब हमारा फिफ्थ टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे लिस्ट। तो अगर आपको HTML लिस्ट क्रिएट करनी है वो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हमने ब्लॉक एंड इनलाइन पे थोड़ा सा देख लिया, ठीक है। तो इतना है जो आपको जानना चाहिए यहाँ पे। एंड अब इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इसे नाम दे देते हैं लिस्ट इन HTML, ठीक है, यहाँ पे। एंड Ctrl+X, इसे भी हम इसके बाद लिख सकते हैं जो हमारा ये वाला कंटेनर था। एंड यहाँ पे से एक HR लाइन दे देते हैं, ठीक है। एंड एक डिव रहेगा न्यू, ठीक है। इस डिव के अंदर हम हेडिंग दे रहे होंगे H2 एंड इसे फॉर्मेट कर लेना है, ठीक है। आपको प्रिटियर इंस्टॉल कर लेना है जिससे आप अपना कोड फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम H2 में लिख रहे होंगे लिस्ट इन HTML, ठीक है। तो हमारा एक कंटेनर है, इसके अंदर हम लिस्ट लिख रहे होंगे एंड इसे आप क्लास, मतलब ये अच्छी प्रैक्टिस है तो इसे आप अभी से फॉलो कर सकते हैं लिस्ट, ठीक है। तो इसे हम क्लास लिस्ट लिस्ट। एंड यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है। आप अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट हमारे पास दो होती है जिन पे हमें मेनली ध्यान देना है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट OL हम लिखते हैं, जो हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है उनके लिए हम OL लिखते हैं। इंटर करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से टैग आएगा जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आ जाएगा। इसके अंदर हर एक लिस्ट आइटम के लिए आप LI लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो हर एक लिस्ट आइटम के लिए LI लिखेंगे एंड LI के अंदर अपने लिस्ट आइटम का नाम लिखेंगे। तो लिस्ट आइटम 1 Ctrl+C Ctrl+V, लिस्ट आइटम 2 Ctrl+C Ctrl+V एंड थर्ड, ठीक है। तो जो हमारे अनऑर्डर लिस्ट होते हैं उन्हें हम इस तरीके से लिख रहे होते हैं। इसी तरीके से इसे हम कह सकते हैं, इसे अगर आप चाहें तो लिस्ट इन HTML हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इसे चाहें तो अभी के लिए थोड़ा सा ये कर लें, यहाँ पे Ctrl+D एंड इसे H1 दे दें, लिस्ट इन HTML। अब यहाँ पे H2 के अंदर हम लिखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एंड इतने के बाद हमारे पास आएगा एक HR दे देते हैं एंड यहाँ पे आएगा UL से पहले एक हेडिंग दे देते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। एंड ऑर्डर लिस्ट के बाद हमारे पास आएगा HR तो नहीं लेकिन UL टैग लिखेंगे, ठीक है। मतलब हमारे लिए, सॉरी ये अनऑर्डर नहीं थी, ऑर्डर लिस्ट थी हमारे लिए, ठीक है। एंड अनऑर्डर लिस्ट हम अभी यूज़ कर रहे होंगे तो इसे देते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अनऑर्डर लिस्ट आ रही होंगी एंड अनऑर्डर लिस्ट को हम UL टैग के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर हर एक लिस्ट आइटम के लिए हम LI लिख रहे होंगे तो इसे लिख लेते हैं। एंड अब अगर अपने वेब पेज में जाएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे लिए लिस्ट इन HTML, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, फिर हमारे लिए H2 हमने लिखा हुआ है ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में आप देखेंगे 1 2 3 इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। एंड जो हमारे ऑर्डर लिस्ट होते हैं उनमें नंबरिंग इस तरीके से आते हैं। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है, मतलब जो अनऑर्डर लिस्ट होती है, वो हमारे बुलेट पॉइंट की फॉर्म में आ रही होती है, लिस्ट आइटम 1 लिस्ट आइटम 2। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं एंड इसके अंदर आप नेस्टिंग भी कर सकते हैं। नेस्टिंग किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरीके से ये LI लिख दिया, ठीक है। एंड आपने यहाँ पे लिखा फिक्स, या फिर ठीक है प्रोटीन पाउडर आपने यहाँ पे लिखा एंड इसके अंदर आप LI लिख रहे हो, ठीक है। इसके अंदर हमने LI में लिखा प्रोटीन, तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोटीन 1 Ctrl+CV एंड प्रोटीन 2 Ctrl+S, ठीक है। एंड अब अगर आप यहाँ पे आओगे तो इसमें तो इस वे में आ रहा है, लेकिन इसके अंदर Ctrl+X हमें इस वे में नहीं, मतलब अगर नेस्टिंग करनी है तो आपको क्या करना होगा, मैंने इसे डिलीट करें। अगर आपको यहाँ पे नेस्टिंग करनी है तो नेस्टिंग के लिए आपको क्या करना होगा, इसी के अंदर आपको एक UL टैग बनाना होगा एंड यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं इस तरीके से प्रोटीन पाउडर के अंदर हमारे लिए आ जाएगा प्रोटीन 1 प्रोटीन 2, इस तरह से रैंडम सा हमने लिखा, लेकिन आप इस तरीके से नेस्टिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसके अंदर नेस्टिंग करनी है OL टैग के अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर, तो आपको OL एंड इसके अंदर LI एंड लिस्ट Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से मतलब इस लिस्ट आइटम के अंदर लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारे आप नेस्टेड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक भी लिख सकते हैं। तो इसका पेरेंट हो जाएगा
इस एल आई का पेरेंट ये ओ एल है, इस ओ एल का पेरेंट ये वाला एल आई है, ओ एल है, ठीक है। एंड इसके सिबलिंग्स हैं, मतलब ओ एल जो ये वाला एलिमेंट है इसका सिबलिंग ये है, एंड ये सिबलिंग्स है सारे, ठीक है। तो ये हमारा पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप भी यहाँ पे होता है। एंड इसके बारे में आपको बेसिक सा पता होना चाहिए, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप किस तरीके से, जो हमारा सबसे मतलब बाहर जो एलिमेंट होगा, ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे, वो मेन पेरेंट है, ठीक है। उसके बाद जो उसके अंदर आ रहा होगा, ठीक है, इस बॉडी के अंदर जो ये आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं फादर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, इस तरीके से आप समझ सकते हैं पेरेंट चाइल्ड, ठीक है। तो ये पेरेंट एंड यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है, हमारा जो डिव है ये चाइल्ड, एंड डिव का चाइल्ड हमारा कंट्री, ये वाला डिव है। एंड इस डिव का जो सिबलिंग है वो आप देखेंगे तो ये वाला है, ठीक है, एच आर भी यहाँ पे सिबलिंग में ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला डिव हमारा सिबलिंग, ये तो हमारे सिबलिंग में है, क्योंकि दोनों साथ में है, ठीक है, दोनों एक इसमें है, यहाँ पे नो मतलब आप देखोगे तो, ठीक है, दोनों सिबलिंग ये हमारे। एंड इस डिव के अंदर हमारे लिए यहाँ पे एक H1 आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका चाइल्ड है, मतलब इस कंट्री डिव का जो है ये चाइल्ड है H1, ठीक है। एंड H1 का सिबलिंग कौन है, पैराग्राफ। एंड पैराग्राफ एंड H1 का जो ये है पेरेंट डिव, वो हमारे लिए कंट्री है। ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए, मतलब अगर आप CSS में कुछ भी स्टाइलिंग अपने कंट्री डिव को दोगे तो मेनली मतलब मोस्टली ऐसी स्टाइलिंग होगी जो इनको ये कर रही होगी, ठीक है, यहाँ पे अफेक्ट कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि ये स्टाइलिंग इनहेरिट कर रहे होंगे इस पेरेंट डिव से, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पेरेंट डिव के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हम CSS से दे रहे होंगे, वो हमारे चाइल्ड डिव भी ले रहे होंगे, मतलब चाइल्ड नहीं, चाइल्ड एलिमेंट्स, ठीक है, डिव नहीं, चाइल्ड डिव से ले रहे होंगे। अगर आप उस पेरेंट एलिमेंट को दे रहे हो तो चाइल्ड एलिमेंट्स भी ले रहे होंगे। तो इतना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। एंड इसलिए हमने नेस्टिंग को मेनली यहाँ पे देखा है कि मतलब जो हमारे पेरेंट एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से पेरेंट यहाँ पे फॉर्म हो रहा होता है, मतलब जो ये देखें, ठीक है, रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा होता है। ये हमारे चाइल्ड है, इसका पेरेंट यूएल है, एंड यूएल का जो सिविलिंग का रिलेशनशिप है वो एल आई के साथ है। एंड फिर इनका जो पेरेंट है वो यूएल टैग है, ठीक है, एंड यूएल का जो पेरेंट है वो हमारा ये वाला डिप टैग है जो इसके बाहर आ रहा है, ठीक है। एंड ये इसका सिविलिंग है, ओ एल इसका सिविलिंग है, एंड एस टू सिविलिंग में आएगा, तो ये आपको बताना चाहिए। यहाँ पे आ जाते हैं एंड इसको जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं लिंक्स एंड एंकर्स के बारे में। तो हमने इसको देख लिया, मतलब ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, एल आइटम्स के बारे में। अब बात करते हैं लिंक्स एंड एंकर टैग के बारे में। तो यहाँ पे इस पे देख लेते हैं लिंक के बारे में, ठीक है। तो इसके बाहर आएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे H2 लिंक्स इन HTML एंड यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं लिखना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं। एंड लिंक्स इन HTML, लिंक क्या होता है, मतलब अगर आपको अपने पेज में कुछ भी लिंक ऐड करनी हो सकता है, आपको अपने इंस्टाग्राम पेज या कुछ भी ऐसा अटैच करना है अपनी वेबसाइट में, तो उसके लिए हम ये टैग लिखते हैं, इसको इंटर करते हैं, ठीक है। ये हमारा एंकर टैग है। यहाँ पे आप देखोगे आपके लिए, मतलब जब आप इसे इंटर करोगे आपके लिए एक यहाँ पे एट्रीब्यूट आ जाएगा href। तो href क्या होता है, मतलब href क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर आप अपनी एड्रेस डाल रहे होते हैं, ठीक है। जिस भी जगह आपको यूज़र को रिडायरेक्ट करना है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस में फॉर एग्जांपल यूज़र को मुझे अपने यूट्यूब अकाउंट पे रिडायरेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस क्या लिखूँगा, http प्लस www डॉट एंड यहाँ पे आ जाएगा youtube.com/@codeMHs, ठीक है, codeMHs। तो मैंने इस तरीके से लिंक दे दिया। अपने पेज में जाते हैं एंड आप देखोगे यहाँ पे मान लिया कोई लिंक ऐड नहीं हुई है, मतलब ये क्यों नहीं हुआ, अगर आप यहाँ पे आओगे तो हमने यहाँ पे लिंक लिखा है HRF में, हमने ये सही एड्रेस डाला है, ठीक है, इसमें कोई मतलब एरर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको यहाँ पे इस एंकर टैग के जो बीच में जो ये स्पेस है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना होता है कि अपने पेज में आप इसे किस तरीके से शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। आपने लिंक दे दिया कि यहाँ पे जो रिडायरेक्ट होगा, लेकिन मतलब यूजर को आप किस तरीके से शो करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ यूट्यूब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होता है, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे हमारे यूट्यूब आ रहा है, एंड इस पर क्लिक करते ही मैं मतलब इस लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो ये मैं वाईफाई से कनेक्ट नहीं हूँ तो इस पर क्लिक नहीं करूँगे। एंड अगर हम चाहें तो इसे कर भी सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे youtube.com/codebeamer। अभी मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक सा, इस तरीके से हम मतलब लिंक अपने पेज में कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड जितनी भी लिंक्स होंगी उनके साथ इस तरीके से अंडरलाइन आ रहा होगा, एंड हमारे लिंक्स का कलर इस तरीके से ब्लू में होगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। एंड आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी दिखा सकते हैं, आप चाहते तो यहाँ पे एक इमेज भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इमेज को हम थोड़ी देर में दिख रहे होंगे, उतने बाद देखेंगे आप इमेज को किस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट लिख दिया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है हमारे पास एक एट्रीब्यूट, मतलब जो हमारे एंकर टैग्स होते हैं उनमें एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट, ठीक है।
टारगेट एट्रीब्यूट हमारे लिए क्या बताता है कि मतलब हमारा पेज है वो कहाँ पे खुलना चाहिए। अभी ये मैं ओपन करूँ अगर, तो ये इसी पेज में खुल रहा है, जो हमारा ये करंट पेज है इसी में ये ओपन हो रही है लिंक, ठीक है। अब हमें अगर ऐसा नहीं चाहिए कि मतलब यूज़र अपनी जो लिंक है इस पेज में खोले, तो हम यहाँ पे एक हमारे पास इसमें एक ऑप्शन होता है टारगेट में, इस तरीके से अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। अगर आप ये लिखते हो तो क्या हो रहा है कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये दूसरे मतलब टैब में जाके खुलेगा, इस टैब में नहीं खुल रहा होगा, ठीक है। आप दोबारा से क्लिक करोगे दूसरे टैब में जाके खुलेगा, इस पेज में नहीं खुल रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम टारगेट में ब्लैंक टारगेट होते हैं, आपके पास 3 और टारगेट होते हैं, उनको आप खुद से देख सकते हैं कि इनका क्या यूज़ केसेस है, लेकिन मेनली हम ब्लैंक का यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एंड अब आ जाते हैं यहाँ पे एंड देखते हैं अब क्या, ठीक है, क्या होता है मेरा लिंक्स एंड एंकर टैग। तो इस टैग को हम एंकर टैग कर होते हैं एंड यूज टारगेट लिंक टू ओपन इन न्यू टैब। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके एचएरएफ के अंदर लिंक आ रहा होता है एंड यहाँ पे आप विजिट कर रहे हो, मतलब कुछ टेक्स्ट लिख रहे होते हैं जो हमारे पेज पे दिखाई देगा। आप क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ और टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो लिंक ओपन नहीं होगी, ठीक है। आप क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। मतलब इमेजेस के अंदर आए तो यहाँ पे हमारी इमेजेस आ रही होंगी एंड इमेज के अंदर इस तरीके से कुछ हमारी इमेज आ रही होगी, ठीक है। तो जब भी हम अपने पेज में कुछ इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे इमेज अपने लिए ले रखी है, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर में इमेज यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी इमेजेस आ रही होंगी एंड अगर आपको फाइल पाथ नहीं पता, मतलब फाइल पाथ किस तरीके से काम करता है, तो उस पर आपको जाके थोड़ा सा मैं डॉक्स देख लेना है, फाइल पाथ किस तरीके से HTML में काम करता है, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप बेसिक से समझ जाएंगे, इतना हार्ड है नहीं, बहुत ईजी है। एंड यहाँ पे हम S3 लिखें, यहाँ पे हम लिखें इमेजेस इन HTML एंड यहाँ पे HR दें एंड यहाँ पे हम इमेज अपनी लिख रहे हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इमेज टाइप होता है, हमें IMG लिखना होता है, पूरा इमेज नहीं लिखना होता है, IMG लिखना होता है। इसे इंटर करेंगे, इसके अंदर दो आपके पास एट्रीब्यूट आ जाएंगे, ठीक है। एंड ये दोनों हमारे लिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, ठीक है। रिक्वायर्ड किस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे इमेज के अंदर भी कुछ भी एक रैंडम सा एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। ये किसी इमेज का एड्रेस नहीं है, ये जो SRC है इसे हम सोर्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारी इमेज का एड्रेस आ रहा होता है कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ से आ रही होगी। मतलब अगर आप चाहो तो आप ब्राउजर से ले सकते हैं डायरेक्टली किसी इमेज का एड्रेस लेके उसे यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। उसे क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए होता है एब्सोल्यूट URL, हम उसे कह रहे होते हैं। एंड अगर आप अपने कंप्यूटर से अपने सिस्टम से डाल रहे हो तो उसे हम रिलेटिव URL कहते हैं, उसका हमें पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा, इस इमेज का एड्रेस क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ना एब्सोल्यूट URL है ना रिलेटिव URL है, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूँ, यहाँ पे आ जाए एंड यहाँ पे आएंगे Ctrl+R, तो यहाँ पे आपके पास अभी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर लिखें इमेजेस, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा ये आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें ये जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है इसे मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करना है। कभी कभी अगर हमारे पेज में ड्यू टू मतलब अगर इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, किसी के फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, ठीक है, या फिर इमेज हमारे सिस्टम से डिलीट हो गई है जहाँ पे हमने इमेज मतलब यूज़ कर रखी थी, ठीक है, चाहे कुछ किसी भी वेबसाइट में, एंड या फिर जिस इमेज को आप यूज़ कर रहे हो वो मतलब वहाँ से हटा दी गई है जहाँ से आपने वो इमेज ली थी, ठीक है। तो आपके इसमें एक इस तरीके से ब्रोकन एक इमेज जा रही होगी, इस तरीके से, ठीक है, एक ब्रोकन इमेज। तो इसके साथ क्या टेक्स्ट आना चाहिए, मतलब इस इमेज के साथ वो टेक्स्ट आना चाहिए जो आपने इमेज यहाँ पे अटैच कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र की इमेज थी तो इस यूज़र का नेम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से लिखता हूँ महेश इमेज, ठीक है। तो अब यूज़र को यहाँ पे पता चल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी इमेज थी, ठीक है, इतना सा। तो आपको जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है इसे इस तरीके से भेजना है, मतलब बहुत अच्छे में यूज़ में आ रहा था। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको हमेशा बेटर वे में लिखना है, जितना मीनिंगफुल हो सके, ठीक है। इसे मीनिंगफुल रखना है, मतलब जो आपकी इमेज होगी उससे आपको रिलेटेड रखना है कि आपकी इमेज क्या होगी। अब सोर्स के अंदर हमारे ये आ रहे होते हैं, ठीक है, इमेज का एड्रेस आ रहा होगा, तो हम रिलेटिव इमेज यूज़ करेंगे। अगर आपको एब्सोल्यूट इमेज यूज़ करनी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हैं। एब्सोल्यूट मतलब जो हमारी रिलेटिव इमेज होती है वहाँ पे हमें किस तरीके से एड्रेस डालना होता है, जो आपका फाइल का पाथ होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले से डॉट, फिर इस तरीके से हमारा मतलब रूट जो है, ठीक है। अभी मैं रूट पे हूँ, हमारे index.html रूट पे, मुझे इससे एक आगे जाना है, ठीक है, इससे मतलब और एक आगे जाना है। एंड फिर हमारे वहाँ पे इमेजेस है, इमेजेस के अंदर हमारे मल्टीपल इमेजेस हैं। कौन सी इमेज करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ एंड अपने पेज को देखें एक बार। तो इस तरीके से हमारी इमेज आ रही है, ठीक है। इसकी हाइट वेट सभी कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा जूम हो रही है, ठीक है, इस तरीके से रीसेट करें तब भी ये बहुत बड़ी हमारे पेज में आ रही है, मतलब ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही है। तो इमेज को अगर आपको अपने पेज में एडजस्ट करना है तो हमारे पास दो और प्रॉपर्टीज होती है, मतलब उनमें से हमेशा सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी देनी चाहिए, या तो विड्थ या हाइट, नहीं तो आपकी इमेज स्ट्रेस हो जाएगी, ठीक है, अगर आप विड्थ हाइट दोनों दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा होती है विड्थ एंड हाइट। यहाँ पे आपको क्वांटिटी नहीं बतानी होती, सिर्फ नंबर में आपको लिखना होता है 200 300 400, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट जो क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ हो रही होती है, ठीक है,
नहीं, क्वांटिटी नहीं, सॉरी, ये जो हमारे लिए यूनिट यूज हो रही थी वो है पिक्सल, ठीक है, पिक्सल का यहाँ पे यूज हो रहा होता है। एंड मतलब ये किस तरीके से पिक्सल्स क्या होते हैं, या बाद में समझ लो, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो, यहाँ पे पिक्सल का यूज हो रहा होगा। एंड आपको सिर्फ नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है, एंड आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूँ जो हमारी इमेज है उसकी जो मतलब है 600 पिक्सल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तो हमारी जो इमेज है इस तरीके से आ रही होगी, ठीक है। अब आप इसे अगर जूम करेंगे तो ये 600 रहेगी, एंड इसे और जूम करें तो इस तरीके से, ठीक है। हमारे पेज में हमारी पूरी इमेज आ रही है। कुछ और इमेजेस अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे इमेजेस लिस्ट, एंड हमारे दूसरी इमेज ए आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक इमेज आ रही है, and दोनों की अगर आप विड्थ देखो तो 600 की है, 600 इस इमेज की है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, मतलब इस तरीके से हमारी इमेजेस सारी होती हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, एंड एक दूसरी इमेज ऐड चाहें तो ऐड कर सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, एंड यहाँ पे हमारे इमेज के अंदर आ रहा होगा, जैसे कोई भी एक इमेज, मैं इसको ले लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे आएंगे तो हमारे अभी इमेज आ रही है, ठीक है। तो तीनों की विड्थ इक्वल है, क्योंकि हमने तीनों को 600 पिक्सल दे रखे हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे किसी भी इमेज की अगर विड्थ को आप इंक्रीज कर देते हो, तो एग्जाम्पल मैंने इसके लिए 800 कर दिया है, ठीक है। तो इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मैंने ये इमेजेस पिक्सल से ली है, ठीक है, बस ताकि आपको दिखा सकें इमेजेस का यूज़ किस तरीके से होता है। एंड बाई डिफॉल्ट अगर इस इमेज के एड्रेस में कुछ भी गलत हो जाता है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा मैं इस इमेज, एंड जो हमारी इमेज होती है वो भी मतलब हमारे लिए होती है, वो भी हमारे लिए इनलाइन ही होती है, ठीक है। वो भी हमारे मतलब जितनी स्पेस होनी चाहिए होगी उतनी स्पेस ले रहे होंगे। एंड अगर आपको ये देखना है तो आप इसे देख सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से रीसेट करूँ तो ये दोनों इमेजेस यहाँ पे एक इसमें आ रही हैं, ठीक है, ये दोनों इमेजेस यहाँ पे एक ही इसमें आ रहे हैं। जो हमारी तीसरी इमेज है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, जिसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, तो तीनों एक इसमें आ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक से आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से हमारी इमेज यूज़ होती है। सोर्स के अंदर हम अपनी इमेज का एड्रेस दे रहे होते हैं, तो ये बेसिक्स है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, एंड टेबल्स अगर हम देखें, इम्पोर्टेंट फॉर स्टाइलिंग साइजेस एंड अलाइनमेंट इन CSS। तो यहाँ पे है टेबल्स, अगर देखें बेसिक ओनली में हम टेबल को देखते हैं। अगर आपको अपने पेज में टेबल्स क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हमें लिखना होगा टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर हमारे लिए यहाँ पे फर्स्ट में मतलब हम TR का यूज़ कर रहे होते हैं जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, पहले हमें टेबल का यूज़ करना होता है यहाँ पे। फिर इसके अंदर TR, हर एक रो के लिए हम TR का यूज़ कर रहे होंगे। एंड जो भी हमारे मतलब ये होते हैं मेन ये होते हैं, ठीक है, जो हमारे टेबल हेडर्स होते हैं, जो हमारे हेडर में आते हैं, उसके लिए हम TR लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे नेम लिखना है, एंड ये हमारे टेबल हेडर नेम एंड रोल नंबर, Ctrl+C Ctrl+V, एंड यहाँ पे आ जाएगा क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जाएँ तो इस तरीके से हमारे ये आए होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से हमारे नेम रोल नंबर क्लास आ रहा होगा। एंड अभी इसके बाहर कोई मतलब ये नहीं है, रो इस तरीके से कुछ मतलब इसके बॉर्डर नहीं है। अगर आपको बॉर्डर देनी है आप डायरेक्टली यहाँ पे आके बॉर्डर पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बॉर्डर इस तरीके से आ रहे होते हैं, एंड इसके बाहर आप देखोगे इसके बाद बॉर्डर अभी आ रही है, ठीक है। एंड इसी तरीके से जो हमारी टेबल रो होती है उसके अंदर हमें TT लिखना होता है हर एक टेबल डाटा के लिए, ठीक है। एंड एक चीज़ आपको मैं ध्यान में रखना है, अगर आपने यहाँ पे TR के अंदर 3 सेल्स यहाँ पे आपने ऐड किए हैं, ठीक है, हर एक TH एंड TT हमारे लिए सेल होता है। तो यहाँ पे अगर आपने 3 सेल ऐड किए हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके TT में हम लिखेंगे नेम है Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+Z Ctrl+C Ctrl+V। नेम के बाद यहाँ पे रोल नंबर आ रहा होगा, रोल नंबर को हम 35 Ctrl+C Ctrl+V, एंड यहाँ पे क्लास आ रहा होगा तो क्लास हम 12 रख सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से थर्ड रो है इसमें आ रहा होगा। एंड ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जितने सेल्स आपने फर्स्ट रो में दिए होंगे उतने नंबर ऑफ सेल आपके सेकंड में होने चाहिए, उतने थर्ड में। अगर आप चाहो तो आप इसे मतलब चाहो तो 2 रख सकते हो किसी भी रो में, अगर आप एडजस्ट करना चाहो। लेकिन वो आप बाद में खुद के टाइम में जाके एक बार देख लेना कि हम किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास और एट्रीब्यूट होते हैं, कॉल स्पैन, रो स्पैन, फिर हमें कितनी रो स्पैन करनी है, कितनी कॉलम स्पैन करनी है वो आपको देख लेना है। लेकिन अभी के लिए हमें बेसिक CSS में HTML पढ़ रहे हैं, ताकि हम इतना जान जाए कि आप CSS कंटिन्यू कर सको। एंड कुछ चीज़ें आपके टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएंगी जब आप HTML के साथ अच्छे से काम करना देख शुरू करोगे, क्योंकि HTML उतना ये नहीं है कि आपको उसमें इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है, हर चीज़ देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जितना ज़रूरी है उतना आप देख लो अभी। तो इस तरीके से हमारी टेबल आ रही है, एंड यहाँ पे तो हमारी टेबल अभी यहाँ पे इस तरीके से आ रही है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसे बहुत जूम कर लिया, हमारी टेबल इस तरीके से आ रही है, नेम रोल नंबर क्लास महेश 35 ये, ठीक है, इस तरीके से। एंड अभी आप देख रहे हैं जो रो है मतलब इस तरीके से आ रही है, इसके बाहर अलग बॉक्स, इसके बाहर अलग बॉक्स, तो हर एक सेल के बाहर अलग बॉक्स एंड टेबल के बाहर अलग से बॉक्स आ रहा है। इसे हम करेंगे तो यहाँ पे मान ली एक चीज़ होती है स्टाइल में, मतलब हम यहाँ पे CSS का यूज़ करें, इसका आपको बॉर्डर, ठीक है।
एंड कॉलम्स, ठीक है। हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है सीएसएस में। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस इससे आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये जाएगी कॉलम्स हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अलग नहीं आ रही, ठीक है। तो ये बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे ही देख लिया, ठीक है। कितना था, तो हमारी डबल रो नहीं आ रही होगी, मतलब डबल डबल बॉर्डर नहीं आ रही होगी जो अभी तक आ रही थी, ठीक है। हर एक सेल के बाहर बॉर्डर नहीं आ रही होगी, ये कॉलम्स हो जाएगी अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब अगर यहाँ पे आ जाए, तो अब बात करते हैं फॉर्म्स के बारे में। टेबल, मतलब जब भी टेबल क्रिएट करें हर एक रो के लिए हम टी आर का यूज़ करेंगे, टी डी टेबल डाटा के लिए, टी एस टेबल हेड के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा यूज़ फॉर टेबल डाटा नॉट लेआउट, ठीक है। तो टेबल का अगर आपको डाटा चाहिए तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेआउट के लिए आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। फॉर्म्स, अगर हमें एक फॉर्म डिज़ाइन करना है इसमें, तो देखते हैं फॉर्म का क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देंगे एंड यहाँ पे एक फॉर्म, फॉर्म के अंदर एक्शन हम अभी नहीं बता रहे हैं। एक्शन क्या होता है, ये एट्रीब्यूट को हम मेनली तब यूज़ कर रहे होते हैं जब मतलब हम बैकएंड में देख रहे होंगे कि हमें अपने फॉर्म को कहाँ ये डाटा सबमिट करना है, ठीक है। वहाँ पे हम एक्शन में वो यूआरएल बता रहे होते हैं कि हाँ इस जगह पे जाके ये फॉर्म सबमिट करना है, तो इस चीज़ को भी आप स्किप कर सकते हैं। एंड फॉर्म के अंदर हमारे लिए मतलब एक इनपुट टैग होता है, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स होते हैं। जैसे अभी हमारे लिए टाइप टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अगर आप टाइप में यहाँ पे फाइल लिख होगा तो आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक होता है हमारे प्लेस होल्डर, जिसमें हम बता रहे होते हैं कि इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ठीक है। तो फॉर्म में हम इस तरीके से हमारे लिए जो इनपुट होता है इस नेम में बता सकते हैं। एंड इसी तरीके से हम अगर कुछ फाइल अपलोड करना चाहते हैं, कुछ इमेज अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप फाइल रखते हैं। तो इसके अंदर अगर आप टाइप की वैल्यू चेंज करें तो आपके पास मल्टीपल टाइप्स होते हैं एंड उन्हें यूज़ कर होते हैं। अगर आपको चाहिए कि टाइप चेक बॉक्स है तो आप चेक बॉक्स रख सकते हैं। इसकी नेम एंड आईडी क्या होगा आप बता सकते हैं। नेम क्या होता है कि नेम हमारे मतलब मेनली बैकएंड में जा रहा होता है, ये चीज़ क्या है, इसके अंदर हम क्या भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना है। एंड आईडी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको हम स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे मेरा चेक बॉक्स एंड अगर आप इसे देखोगे तो किस तरीके से हमारे दिखा देगा। यहाँ पे हमारा नेम इस तरीके से आ रहा होगा, चेक बॉक्स यहाँ पे आप मतलब सेलेक्ट कर रहे होते हैं मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब इसके लिए एक और दूसरी चीज़ होती है हमारे लेवल। अगर आप किसी भी इसके साथ नेम अटैच करना है तो हर एक इसको हम इस तरीके लिख रहे होंगे और बेटर वे में, जो कि मैंने बताया टिप को हम कंटेनर की तरह यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर लेवल रखेंगे, लेवल के अंदर 4 एंड 4 के अंदर हमें क्या बताना होता है अभी बताता हूँ, नेम, ठीक है। यूज़र का हमें नेम चाहिए तो हम लेवल लिख रहे होंगे। कंट्रोल्स, यहाँ पे हम इनपुट का यूज़ करेंगे। इनपुट में हमारे टाइप में टेक्स्ट रहेगा एंड इसमें प्लेस होल्डर जो हमारा टेक्स्ट आ रहा होगा इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे नेम के अंदर मतलब नेम के अंदर हम वो लिख रहे होते हैं जो बैकएंड में जा रहा होता है, तो हम बता रहे होंगे यहाँ पे हमारे नेम आ रहा होगा यूज़र का, ठीक है। फिर हमारे लिए जाएगा नेम इज इक्वल टू, ठीक है। फिर हमें बैकएंड में पता चलेगा हाँ ये वैल्यू जो आई है किस चीज़ के लिए आई है, ठीक है। लेकिन अगर आप नेम नहीं लिखोगे तो बैकएंड में वो वैल्यू तो जाएगी लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा होगा ये वैल्यू आई किस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड नेम के बाद हमारे लिए आ जाएगा यहाँ पे आईडी। आईडी में आपको बताना होता है ये किस चीज़ के लिए, आईडी किसके लिए, नेम, हम नेम ले रहे हैं का। एंड यहाँ पे 4 के अंदर आपको ये जो आईडी की वैल्यू है ये आपको यहाँ पे डालनी होती है नेम, ठीक है। फिर ये दोनों बाइंड हो रहे होते हैं, ठीक है। मतलब फिर एक दूसरे के साथ ये बाइंड हो रहे होते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 4 एंड आईडी की जो वैल्यू होगी वो दोनों आपको इक्वल रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे करें तो यहाँ पे आप देखेंगे नेम एंड फिर आपको यहाँ पे अपना नेम ये करना है इस तरीके से, कुछ आप यहाँ पे नेम डाल सकते हैं, ठीक है, बेसिक सा। एंड अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं आगे। अगर आपको यूजर से मतलब चाहिए उसकी हॉबीज़ पूछनी है, व्हाट्स योर हॉबीज, व्हाट्स योर हॉबीज, यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर मल्टीपल मतलब चीज़ें चूज़ कर सकता है, तो उसके लिए हम चेक बॉक्स देते हैं। एंड यहाँ से हम चेक बॉक्स किस तरीके से दे रहे होते हैं, इनपुट आएगा यहाँ पे एंड टाइप चेक बॉक्स, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे इसके लिए। एंड नेम हॉबीज, यहाँ पे नेम में हॉबीज एंड नेम में हॉबीज, नेम में हॉबीज। एंड आपको एक वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है जिसमें आप इसकी वैल्यू बता रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में होगा चेक बॉक्स फर्स्ट हमारे लिए क्या होना चाहिए, तो एग्जाम हम पूछ सकते हैं फुटबॉल, इस तरीके से। बाय द वे अभी इस स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आई डोंट नो मुझे याद नहीं है ठीक है उतना। एंड वैल्यू एंड यहाँ पे आएगा क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। एंड यहाँ पे वैल्यू में आ रहा होगा चेस, ठीक है। एंड यहाँ पे आ रहा होगा वीडियो गेम, ठीक है। तो इतना हमारे लिए आ जाएगा। एंड ठीक है, क्लास नहीं बाय द वे, यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे होंगे कंट्रोल डी एंड वैल्यू,
इस तरीके से हमारे आ रहा होगा। एंड यहाँ पे हमारे व्हाट्स योर हॉबीज, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा, तो इस तरीके से नहीं, पहले हमें इस तरीके से वैल्यू में तो ये लिखना है, ठीक है। एंड नेम में हॉबीज, इसकी वैल्यू ये चली जाएगी। एंड अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जो हमारा इनपुट है इसे कनेक्ट करना होगा लेवल के साथ, ठीक है। हर एक इनपुट को आपको लेवल के साथ कनेक्ट करना होगा, तो लेवल 4 बॉल, ठीक है, सॉरी इस तरीके से नहीं, फुटबॉल। एंड यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फुटबॉल। एंड इसे डिलीट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। इसकी जो बाय द वे सेम रखना है, तो एफ स्मॉल में आएगा। एंड यहाँ पे आईडी में फुटबॉल, ठीक है। इस तरीके से आईडी में यहाँ पे आईडी में आप क्रिकेट लिख रहे होंगे, ठीक है, क्रिकेट। एंड यहाँ पे आईडी में चेस, आईडी में चेस। एंड यहाँ पे इसके लिए आईडी में आ रहा होगा वीडियो गेम, वीडियो गेम, ठीक है। एंड इसी तरीके से आपको दूसरा लेवल बनाना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड। तो इसके लिए एक लेवल यहाँ पे लिखेंगे, लेवल 4 आएगा वीडियो गेम्स, 4 वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स। इस तरीके से नहीं, वीडियो गेम्स, ठीक है। इस तरीके से आप लिखे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिर एक साथ रहेंगे। एंड वीडियो गेम्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसके लिए हमारे लिए फुटबॉल तो नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो यहाँ पे होगा कंट्रोल डी, यहाँ पे होगा चेस, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे चेस होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट अगर लगाऊँ तो थोड़ी देर आपको वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे फुटबॉल की जगह आ जाएगा कंट्रोल डी क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से। एंड अब इसके बीच में स्पेसिंग दे देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इसे स्पेसिंग फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप लिखेंगे व्हाट्स योर हॉबीज। एंड फुटबॉल यहाँ पे आ जाएगा, इसके लिए 4 एंड आईडी की वैल्यू इक्वल रहेगी, 4 एंड आईडी की वैल्यू इक्वल रहेगी, 4 एंड आईडी की वैल्यू इक्वल रहेगी, एंड 4 एंड आईडी की वैल्यू इक्वल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आए कंट्रोल आर, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे लिए चेस। एंड चेस के बाद हमारे लिए जो ये वाला लेवल है इसमें नहीं आया, तो इसमें हम दे देंगे वीडियो गेम्स। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा आ रहा है, ठीक है। फुटबॉल, क्रिकेट, चेस एंड वीडियो गेम्स, ठीक है। एंड इसके लिए आ रहा है। एंड हमने क्या किया, एक्स्ट्रा कुछ क्रिएट हुआ, एक फुटबॉल के लिए क्रिएट हुआ, एक क्रिकेट के लिए क्रिएट हुआ। पहले एक चीज़ कंट्रोल एक्स, हमें ये इसके बाद लिखना होता है, जो हमारे लिए इस तरीके से आ रहा होता है, मतलब इसके बाद आता है कंट्रोल एक्स। ये हमारे और यहाँ पे आएगा कंट्रोल एक्स। आपको इसके बाद में लिखना होता है, जो आपका इनपुट होता है इसमें आपको इस तरीके से इसके बाद में लिखना होता है, क्योंकि आपको क्या चाहिए होता है कि ये आपके पहला है, ठीक है। इस तरीके से तो आप फुटबॉल चूज़ करें, यहाँ पे क्रिकेट, यहाँ पे चेस, यहाँ पे वीडियो, ठीक है। इस तरीके से व्हाट्स योर हॉबीज़ में आप इसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप देखेंगे सर व्हाट्स योर हॉबीज़ यहाँ पे आ जाएगा। एंड चूज़ अ फाइल, नो फाइल चूजन, आप यहाँ से कोई एक फाइल चूज़ कर रहे होंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपकी फाइल चूज़ हो गई है। एंड यहाँ पे आपका चौथा यार होगा। हमारे पास एक एक्स्ट्रा ये चेक बॉक्स जो कि आ रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है, इसे हम कट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमारे लिए सही तरीके से आ रहा है। फिर इसके बाद होता है हमारे पास रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स क्या होता है, यहाँ पे आप यूजर से कोई एक वैल्यू ले रहे होते हैं, ठीक है। तो एंड इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जब आप नेम सेव देंगे, अगर मैं इसे सबमिट करूँ, सबमिट के लिए आपके पास एक चीज़ होती है, यहाँ पे आपको इनपुट में एक बटन, इनपुट में आप या तो यहाँ पे सबमिट इस तरीके से एक बटन डालोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू आप देंगे सबमिट, ठीक है। फिर हमारे लिए एक सबमिट बटन आ जाएगा, जो हमारे लिए फॉर्म को सबमिट कर रहा होगा। F11 अगर इसे रखें, तो हमारे लिए जब ये फॉर्म को सबमिट करेगा यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे लिए जाएगा हॉबीज़ में फुटबॉल एंड हॉबीज़ में क्रिकेट, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से चली जाएगी। लेकिन इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इंटरनेम मतलब नेम में महेश लिखोगे एंड यहाँ पे फुटबॉल, तो यहाँ पे आपकी हॉबीज़ में क्या जाएगा, नेम में महेश, हॉबीज़ में फुटबॉल। तो इस तरीके से हमारे जा इसलिए हम मतलब वो नेम के अंदर जो भी कुछ लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं ताकि बैकएंड में जब ये डाटा सबमिट हो तो इस तरीके से हमारे पास जा रहा होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स है। यहाँ पे हैं, तो हमने ये तो देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे आते हैं कुछ रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स में हम यूजर से कोई एक वैल्यू ले रहे होते हैं, या तो यस या नो में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ डू यू एग्री दिस, डू यू एग्री रूल्स, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यूज़र के पास अब हम एक यहाँ पे इनपुट में ये देंगे रेडियो बटन, ठीक है, रेडियो बटन,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियो बटन आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास रेडियो बटन आ जाएगा, ठीक है। अभी तो इस तरीके से, अब इसमें नेम क्या होगा, एग्री, ठीक है, एग्री हम पूछेंगे एंड आईडी में दे देंगे एग्री, एंड इसे इस तरीके से इसके लिए एक लेवल आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद का लेवल भी आपको इसके बाद लिखना होता है फॉर एग्री, ठीक है। ये चीज़ आपको इस आईडी से लेनी है एंड इसके लिए होगा एस, ठीक है, एंड कंट्रोल सी, कंट्रोल बी एंड कंट्रोल सी, इसको भी आपको यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके अंदर आपको जो नेम एंड आईडी है ये सेम रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ चेंज करनी है, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी यस एंड इसकी वैल्यू होगी नो। जो आपने वैल्यू यहाँ पे लिखी है आपको लिखनी है, ठीक है, ताकि बैकग्राउंड में आपके लिए ये वैल्यूज यहाँ पे सबमिट हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज़र से ये नेम इक्वल क्यों रखना है, ताकि यूज़र किसी एक को क्लिक कर पाए, दोनों को नहीं, ठीक है। डू यू एग्री विद द रूल्स, यहाँ पे मान लिया सारा दूसरे में, यहाँ पे हम नो कर देंगे एंड यस या नो, हम किसी एक को सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, डू यू एग्री विद दिस रूल्स, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा एंड आप किसी एक के साथ सबमिट कर सकते हैं। अगर मैं भी नो पे सबमिट करूँ तो हमारे लिए आ जाएगा एग्री नो, ठीक है। नेम में हमारे लिए खाली वैल्यू गया है, नेम के लिए कोई वैल्यू नहीं सबमिट हुई, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं एंड हमने ये देख लिया फॉर्म में। तो फॉर्म में और क्या चीज़ें हैं दूसरी है, बटन टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन सिलेक्ट आप खुद से एक बार एक्सप्लोर कर लें। टेक्स्ट एरिया हमारे लिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कुछ कमेंट ले रहे हैं तो हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर नेम आईडी आप खुद से देख लें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट एरिया आता है। अगर यूजर से हमें कुछ बड़ी चीज़ लेनी है, कुछ मतलब डिस्क्रिप्शन कमेंट लेना है यूजर से कहीं पे भी किसी पोस्ट पे, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया को मेनली यूज़ कर रहे होते हैं। एंड इसके लिए आपको क्या रोज एंड कॉलम चाहिए, नेम में आप खुद से मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कमेंट हो सकता है, ठीक है, कमेंट एंड इसके लिए आप लेवल भी ऐड कर सकते हैं, लेवल एंड इसका लेवल इस तरीके से फॉर कमेंट एंड यहाँ पे आ जाएगा कमेंट एंड इस तरीके से यहाँ पे आईडी के अंदर आप कमेंट रख सकते हैं एंड यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में हम इसे कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कमेंट, बाय द वे आपको इसके अंदर नहीं लिखना है, मैंने टेक्स्ट एरिया के अंदर लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको कमेंट आ रहा होगा एंड ये आपका यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है। तो अगर आपको इसके पहले कुछ स्पेस एंड ये चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इसके अंदर बी आर हम दे सकते हैं, तो हमने बात की थी। उसके बाद भी आप बी आर दे सकते हैं, कंट्रोल आर, यहाँ पे इसके बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। इनके बीच में अगर आपको स्पेसिंग देनी है, अगर आपको बोल्ड करना है तो हमारे पास एक बी टैग होता है, मतलब अगर मुझे इसे बोल्ड करना है तो कंट्रोल एक्स बी एंड इसे इस तरीके से, तो हमारे पास ये बोल्ड में आ जाएगा, ठीक है। इसे आपको पता होनी चाहिए बेसिक सा, मतलब ये आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं बाद में, वो ऐसे भी इनकी ज़रूरत नहीं होती, हम मतलब सी एस एस से कर लेते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे रोज़ इसकी अगर इंक्रीज़ करनी है, मैं इसके रोज़ को अगर 30 कर दूँ तो आप देखेंगे इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन आपको जो रोज़, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, आपको रोज़ ज़्यादा ये करनी चाहिए। लेकिन हम रोज़ को अगर यहाँ पे 10 रखें एंड कॉलम्स को हम 50 कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम्स का आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए, आपको टेक्स्ट एरिया बहुत बड़ा चाहिए, मतलब यूज़र से आपको बहुत ज़्यादा ये लेना है कुछ डिस्क्रिप्शन, तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। टेक्स्ट एरिया की हमने बात कर ली एंड सेलेक्ट एंड ये ऑप्शंस क्या होते हैं आप ये खुद से एक बार देख लें, ठीक है। और हमने सारी चीज़ें देख ली जो मेन है। यहाँ पे जाते हैं सेमेंटिक एलिमेंट्स। अब हमारे सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसी बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। सेमेंटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है, मतलब यूज इन मॉडर्न लेआउट्स इंपॉर्टेंट फॉर सी एस एस एसईओ एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। जैसे आपको पता नहीं चाहिए एसईओ के लिए मेनली यूज़ में आते हैं। तो ये किस तरीके से होते हैं अब देखते हैं। अभी तक हमने अपने पेज को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो इसे अगर कट करें, ठीक है, अपने पेज को एक बार कम्प्लीटली हमने ये चीज़ें देख लिया, आप इसके बारे में जाके एक बार अच्छे से मतलब खुद से एक पेज डिज़ाइन कर लें। तो बेसिक सा लेआउट होता है उसमें, अभी सी एस एस न्यू से आपको उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप बेसिक सा अपना एक रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं इससे, जहाँ पे आप अपना नेम बता रहे होंगे, अपनी इमेज ऐड कर रहे होंगे, एक लिंक दे रहे होंगे अपने इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन की, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं एंड अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो ये मेरा सेमेंटिक टैग्स होता है। सेमेंटिक टैग्स हमारे पास कुछ होते हैं जिनको देखते हैं आपको उनका मीनिंग पता चल जाता है, जैसे हेडर, ठीक है। इनसे हम अपने जो ये है हमारे एचटीएमएल को और स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख सकते हैं। नेब होता है, इसके अंदर आपका नेब बार आ रहा होगा। अब हर एक नेब बार को हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक एंकर टैग के फॉर्म में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे होम, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे आ जाएगा अबाउट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ये सारी चीज़ें हमने अभी देख लिया, ठीक है। तो हेडर क्या होता है, एक एलिमेंट होता है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, हेडर के अंदर हमारा नेब आ रहा होगा। तो ये भी एक सेमेंटिक एलिमेंट है। तो सेमेंटिक एलिमेंट वो है जिनका कुछ मीनिंग होता है, जिनसे हमें पता नहीं चला ये एलिमेंट क्या है, वो हमारे सेमेंटिक में नहीं आते हैं, ठीक है।
तो सेमेंटिक एलिमेंट्स हमारे ये हैं, नॉन सेमेंटिक होते हैं जिनको देख के पता नहीं चल रहा। जैसे हमारा ब्लॉक एलिमेंट है जो हमने इससे पहले देखा डिप, ठीक है, जैसे हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं उससे हमें पता नहीं चल रहा है कि किस चीज़ के लिए यूज़ में आएगा, ठीक है। तो हमारे नॉन सेमेंटिक होते हैं। कॉन्टेक्ट के बाद यहाँ पे दूसरा हो सकता है साइन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपने वेब पेज में देखो तो इस तरीके से हमारे लिए बार होगा। अब इस पर सी एस एस नहीं लिए अच्छे वे में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बेसिक सा। एंड उसी तरीके से हमारा फुटर होता है, जो आपका फुटर होता है उसे लिख करते हैं। मेन होता है हमारा जो मीट मतलब हेडर के बाद यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। हेडर के बाद यहाँ पे एक मेन आ रहा होगा, मेन, ठीक है। मेन के अंदर हमारे लिए जो सेक्शन होगा फर्स्ट, उसमें हम बता रहे होंगे H1 के अंदर होम में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे होम वाला सेक्शन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे एक डिप आ रहा होगा इस तरीके से। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपका दूसरा सेक्शन आ रहा होगा, ठीक है। एंड सेक्शन हमारे सेक्शन मेन हेडर, ठीक है, ये सारे हमारे ये होते हैं। एंड मेन के बाद हमारे लिए फुटर आ रहा होता है। फुटर के अंदर हमारे मतलब एंड क्लास आ रही होती है। एंड हमारे पास होता है कुछ एंटिटीज़ के बारे में आप आगे बार देख लें। एंटिटी क्या होता है, आपको एंड लिखना होता है, ठीक है। फिर आपकी कोड यहाँ पे आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँ एंड फिर हमारे पेज पे कुछ ये प्रिंट हो रहे होंगे कुछ सिंबल्स इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको अपने पेज में कॉपी लिखना है, ठीक है, कॉपीराइट का साइन चाहिए तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखूँ कॉपीराइट बाय महेश, ठीक है, कंट्रोल एस, तो इस तरीके से आ जाएगा कॉपीराइट बाय महेश, ठीक है। एंड ये बेसिक चीज़ें मतलब इस तरीके से आपका फुटर होगा, ठीक है। ये भी आपको देख लेना है एंटिटी का इस तरीका। आपको पहले एंड लिखना होता है, फिर एस एंटिटी का कोड जो होगा एंड फिर आपको इस तरीके से लिखना होता है। ये बेसिक्स है ताकि हम एंटिटी का यूज़ कर सकें। अगर मुझे यहाँ पे हार्ट चाहिए, ठीक है, हार्ट, हार्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हार्ट आ जाएगा, आप देखते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। एंड ये हमने देख लिया सेक्शन आर्टिकल नेव असाइड। असाइड हमारे लिए असाइड बार के लिए मतलब जो होता है साइड बार के लिए, उसलिए हम असाइड का यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारे मील एड्स चल रहे होते हैं। यूजिंग मॉडल लेआउट्स, ठीक है, एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स क्लास एंड यूजिंग सीएसएस, यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस। आईडी को भी हमने देख लिया, ठीक है। नीचे आ जाए, हर्ट फॉर इमेजेस हमने देख लिया। वैल्यू नेम टाइप है हमने सारे देख लिए, वैल्यू नेम एंड टाइप, ठीक है। टाइप में हमने सबमिट का यूज़ किया था। अगर आप देखोगे तो जो फॉर्म था उसमें हमने टाइप के लिए सबमिट का यूज़ किया था, ठीक है। वहाँ पे आपको ये बताना था नेस्टिंग एंड ये वाला, ठीक है, इंडेंटेशन। एंड यहाँ पे हमने बात की थी पेरेंट एंड चाइल्ड स्ट्रक्चर। गुड फॉर्मेटिंग इज द की टू रीडेबल एंड मैनेजेबल एचटीएमएल एंड सीएसएस, ठीक है। कमेंट्स की हमने बात कर ली है एंड यूजिंग बोथ एचटीएमएल एंड सीएसएस होना। प्रैक्टिस टास्क आप क्या सोचते हैं, आप एक सिंपल मतलब वेब पेज क्रिएट करना है इस तरीके से। आपको पहले एक हेडिंग, एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेना। अ लिस्ट ऑफ 3 आइटम, अ लिंक, एन इमेज, अ फॉर्म विद नेम एंड इमेज, ग्रुप विद डिव्स, ठीक है, हेडर, एड हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक टास्क दिया गया है, स्किप फॉर नाउ, आप इसको स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। एंड बाद में इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, बाद में इन्हें थोड़ा सा देख लें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन इतना हमारा आज के लिए था, ठीक है। मेनली इसमें कुछ और चीज़ें जो होगा, ठीक है। तो इसको ही क्या चाहे तो हम खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक हेडिंग, तो यहाँ पे कंट्रोल ऑल इसे कर लेते हैं एंड इस तरीके से हमारा होगा। यहाँ पे से कह सकते हैं हम माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, इस तरीके से आ रहा होगा। एंड इसे बिल्ड कर लेते हैं देन हम इसे खत्म करेंगे। H1 हमारे आ जाएगा हेडिंग, या फिर इसे करेंगे आप अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना 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 नाम आप लिखते हैं एंड महेश राणा। यहाँ पे एक HR, इस पर कंट्रोल जेड, हॉरिजॉन्टल एक लाइन आ रही होगी। देन हमारे पास एक पैराग्राफ आ रहा होगा, पैराग्राफ आ रहा होगा। एंड इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक H2 ऐड करें अबाउट, इसे और बेटर में स्टाइल देने के लिए। एंड यहाँ पे हमारे पास लोअर 50, ठीक है, इस तरीके से। एंड फिर हमारे पास लिस्ट ऑफ 3 आइटम्स एंड यहाँ पे एक HR आ जाएगा एंड बी आर एंड इससे इसके पहले भी बी आर को ऐड कर सकते हैं। बी आर, कंट्रोल जेड, एंड यहाँ पे बी आर को ऐड कर दें। एंड यहाँ पे आके एक H2 लिखें या H3 आइटम्स आई हैव टू बाई वैसे से H3 के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे यूएल के अंदर लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। LI के अंदर आ जाएगा फर्स्ट कॉफ़ी एंड कंट्रोल C, ठीक है, कॉफ़ी फाउस कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड मेल, कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड कुछ, ठीक है। इस तरीके से 3 आइटम लिंक, ठीक है। एक हमारे पास इस तरीके से पैराग्राफ होगा, यू कैन नो मोर अबाउट मी ऑन
यहाँ पे एक एंकर टैग आ जाएगा। एंकर टैग के अंदर अपना मतलब आप इंस्टाग्राम लिंक दे सकते हैं, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। एंड एन इमेज, ठीक है। यहाँ पे एक HR एंड इससे पहले BR एंड BR, ताकि थोड़ी स्पेसिंग आ जाए। एंड देखेंगे से लास्ट में किस तरीके से हमारा पेज डिज़ाइन होता है बेसिक सा। BR एंड यहाँ पे एक H1 आ जाएगा, इट्स मी। बेसिक सा भी लिख रहे हैं, उतना अच्छा डिज़ाइन नहीं है, आई नो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इमेज, जो हमारी इमेज इसके अंदर से आ रही होगी इस तरीके से, अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर माई इमेज आप कह सकते हैं। बाय द वे ये मेरी इमेज है नहीं। अ फॉर्म विद नेम एंड ईमेल, यहाँ पे मान लीजिए अब फॉर्म आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका यूज नहीं किया, टिप का यूज नहीं किया अच्छे से। तो अच्छे से हमने इसको नहीं लिख रखा हमने फॉर्मेट में, लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। जब आप किसी को कोड करते देखेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, हाँ इस तरीके से चीज़ें होती है, इस तरीके से होती है। तो हमारे एक लेवल होगा, तो नेम एंड कंट्रोल V एंड यहाँ पे ये नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमारे ईमेल एंड और ईमेल के लिए हमारे लिए होता है, ठीक है। लेवल मतलब जो हमारा इनपुट होता है, इनपुट में हम अभी लिख लेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेम में हमारे लिए आ रहा होगा नेम एंड ID में यहाँ पे नेम, ठीक है। इसे एक डिप के अंदर रखेंगे, Ctrl+X एंड इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें। एंड जो हमारा ये वाला होगा Ctrl+X, एक डिप के अंदर आ रहा होगा, Ctrl+V, यहाँ पे इनपुट होगा जिसके अंदर हमारे लिए आ रहा होगा टाइप ईमेल एंड यहाँ पे नेम में ईमेल एंड ID में ईमेल, ठीक है। एंड अब हमारे लिए आ रहा होगा ग्रुप विद डिप्स। तो आप ग्रुप विद डिप्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो फुटर मतलब ये हमारे लिए आ रहा होगा मेन। तो जितना हमारी वाला कंटेंट है इसको अगर आप अच्छे वे में रखते हो तो हमारे लिए आ रहा होगा Ctrl+X, ये हमारे मेन के अंदर आ रहा होगा सारा डाटा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे फुटर आ रहा होगा एंड पैराग्राफ के अंदर है कॉपीराइट विद दिस वेबसाइट इज क्रिएटेड बाय महेश विद, यहाँ पे आप एंटिटी का यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, बेसिक सा। हाँ ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे कॉपी का साइन लगा देते हैं जस्ट रैंडम, ठीक है। तो एक कॉपी एंड कॉपीराइट का यहाँ पे साइन आ जाएगा। एंड हमारा हेडर, जो हमारा इतना सा टेक्स्ट है इसे आप हेडर में रख सकते हैं, ठीक है। ये इतना अलग पहले वाला, तो Ctrl+X, इसे हेडर में रखेंगे, Ctrl+Z, Ctrl+X एंड यहाँ पे हमारे हेडर आ रहा होगा, ठीक है। एंड इस H1 का जो आगे का ये हट गया तो हम इसे यहाँ से लिख देते हैं। एंड अब अगर यहाँ पे जाएँ तो हमारा पेज कुछ इस तरीके से, इसे मैं अगर अभी रीसेट कर दूँ तो हमारा पेज है मैं चलाना अबाउट, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे हमने BR का यूज़ किया था, आइटम्स आई हैव टू बाई, ठीक है। यू कैन नो मोर अबाउट मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पे हमारा लिंक है, इट्स मी, हमारी इमेज आ गई। यहाँ पे हमारे लिए फॉर्म आ रहा है, नेम ईमेल एंड दिस वेबसाइट इज क्रिएटेड बाय महेश विद हार्ट एंड अदर राइट रिजल्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आ रहा है। एंड जो इमेज है इसको आप चाहो तो और थोड़ा कर सकते हैं, इसके लिए विड्थ हम दे सकते हैं, विड्थ देंगे इसे 800, 8000 नहीं, बाय द वे 1000 भी दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना, ठीक है। एंड इसके बीच में अगर आपको गैप चाहिए तो आप क्रिएट कर सकते हो, जो हमारा फॉर्म में नीचे, ठीक है। BR टैग आप यूज़ कर सकते हैं इसके बीच में, BR, ठीक है। तो आई थिंक इसमें गैप आ गया। अगर आपको फॉर्म से पहले एक लाइन चाहिए तो आप दे सकते हैं HRS, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म से पहले लाइन आ जाएगी। तो ये बेसिक था जो हमें HTML पढ़ना था। एंड आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल हिट द बेल आइकन बटन साथ में ही, ठीक है। मतलब अगर आप एक मन स्टूडेंट हैं तो आप हमारा कंटिन्यू कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली लाइफ मतलब कर रहे होते हैं। आज इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, इससे पहले तो हमने नहीं किया, ठीक है। बट आज कर रहे होंगे अगर नेटवर्क कनेक्शन रहता है। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू आर न्यू हिट द बेल आइकन बटन, साथ में आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कम्युनिटी के साथ ग्रो करना है, ठीक है।